अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ए सिविल सोसाइटी एंड ए डेमोक्रेसी। लेकिन हम साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डी स्टूडेंट्स, आपको इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी वीडियोस हैं वो मिलती रहती हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ और दीगर जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंसेज हैं, उनके मतलब अहम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। इससे पहले कि हम सिविल सोसाइटी के ऊपर बात करें, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी किसे कहते हैं, मुआशरा जो है वो किसे कहा जाता है। सोसाइटी मीन्स ए सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल। नंबर वन क्या है, जो सोसाइटी होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, ये लोगों का एक ग्रोह होता है, लोगों का एक इज्तिमा होता है। यानी सोसाइटी जो होती है ये इंसानों पर, इंडिविजुअल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्री टू लिव टुगेदर। तो ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इस बात के ऊपर एग्री कर जाता है कि हमने इकट्ठे रहना है, मुश्तरका ज़िंदगी बसर करनी है, अलग अलग नहीं रहना। तो ए ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्री टू लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। तो सोसाइटी जो है उसकी उसका ये फ़ीचर है कि उसमें मुख्तलिफ़ लोग इकट्ठे ज़िंदगी बसर करते हैं और वो वर्क फॉर वन एंड अदर, यानी एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर आप सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको देखें तो आप देखें कि ये जो इंसान है उसकी ये फितरत है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना और लोगों का एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करना, ये सोसाइटी जो है उसको क्रिएट करता है। तो आप देखते हैं कि इंसान जो है या तो वो फैमिलीज़ में रहता है या वो कम्युनिटी में रहता है, वो छोटे छोटे गांव आबाद कर लेता है या फिर वो शहरों में रहता है। तो इंसान जो है उसकी ये फितरत में है कि वो हमेशा जो है वो कलेक्टिव लाइफ जो है वो गुजारना पसंद करता है और वो लोगों के इज्तिमा के अंदर जो है वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। यही वजह है कि वो गांव, शहर, देहात इसमें ज़िंदगी बसर करता है। और क्या है कि एग्री टू वर्क लिव टुगेदर, ना सिर्फ कि वो इकट्ठे रहने के लिए फ़ैसला करता है बल्कि वर्क टुगेदर और मिलजुल कर काम करता है, क्योंकि हर इंसान जो है वो किसी न किसी शक्ल में दूसरे इंसान की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरा कर रहा होता है। तो एक शख्स दूसरे के लिए, दूसरा उसके लिए जो है वो काम कर रहा होता है फॉर द कॉमन पर्पज़ ऑफ लाइफ। कॉमन पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है कि ज़िंदगी का जो मुश्तरका मफाद है, मुश्तरका जो मकासद हैं, जो कॉमन जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए काम करता है, यानी माशरे के इज्तमाही मफाद के लिए जो है वो काम करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टू दिस ग्रुप इज़ द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप। जो सोसाइटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। तो ये जो सोसाइटी होती है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे बड़ी तरजीह क्या होती है और सोसाइटी के क़याम का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है। तो इसके बारे में कहा गया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ दिस ग्रुप, यानी सोसाइटी इज़ द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप। तो मुआशरे के क़याम का बुनियादी मकसद है ये है कि जो इंडिविजुअल है उसकी सर्वाइवल का अहतमाम किया जाए, क्योंकि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी जो इंसान है वो अकेले ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, मसलन उसकी जो खुराक है, लिबास है और उसका जो मकान है, उसकी बेसिक नीड्स इस नोयत की हैं कि वो कोई भी इंसान जो है वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही हुनरमंद क्यों ना हो, कितना ही बाअसर क्यों ना हो, वो अकेले अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। उसे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो कम से कम उसको ज़िंदा रहने के लिए या एज़ ए ह्यूमन बीइंग उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके लिए भी उसको दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर तावन करना पड़ता है, दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, दूसरे उसके लिए काम करते हैं। तो सोसाइटी के क़याम का जो बुनियादी मकसद ये है कि जो इंडिविजुअल है उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए ताकि वो
सर्वाइव कर सके और माशरा ख़त्म ना हो जाए। अगर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि माशरे का वजूद ख़त्म हो जाएगा और इंसान की जो बका है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। एरिस्टोटल कहता है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल एज़ वेल एज़ ए पॉलिटिकल एनिमल। तो इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब है कि दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना उसकी फितरत में शामिल है और उसके साथ साथ वो एक पॉलिटिकल एनिमल भी है। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। तो पहले हमने जानने की कोशिश की कि सोसाइटी से क्या मुराद है और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। डी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें हैं। सिविल सोसाइटी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस। तो जो सिविल सोसाइटी होती है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ एसोसिएशंस के ऊपर मुश्तमिल होती है। वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो है वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लक़ हो सकती हैं, ज़िंदगी की मुख्तलिफ सरगर्मियों से मुतल्लक़ हो सकती हैं। तो इंसान जो है उसकी कुछ ज़रूरियात ऐसी हैं, बल्कि उसकी तमाम कमोबेश ज़रूरियात ऐसी हैं जिनको वो अकेले पूरा नहीं कर सकता। उसको उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है और बाज़ औक़ात इंसान जो है अपनी जो नीड्स हैं जो जिन खतरात का उसको सामना होता है या उसके जो बेसिक नीड्स उसकी हैं उनको पूरा करने के लिए वो मुख्तलिफ ग्रुप्स डिज़ाइन कर लेता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बना लेता है, वो मुख्तलिफ एसोसिएशंस बना लेता है। आप जानते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर भी जो है हमने अपने जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है हमने वेलफेयर एसोसिएशंस बना रखी होती है, यंग वेलफेयर एसोसिएशंस होती है। तो तमाम इलाके के नौजवान जो होते हैं उन्होंने कोई ना कोई एसोसिएशंस बना रखी होती है, स्पोर्ट्स क्लब हमने बना रखी होती है, मजहबी तंजीमें बेशुमार आप देखते हैं कि कैम हैं। तो जो सिविल सोसाइटी है इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशन दैट सर्व द पब्लिक्स नीड्स। तो सिविल सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के ऊपर मुश्तमिल है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी एसोसिएशन पर मुश्तमिल होगी? वो ऑर्गेनाइजेशन जो जो इंडिविजुअल है, जो अवाम है, जो पब्लिक है, उसको सर्व करती हैं। यानी इंसानों की बेहतरी, इंसानों की तरक्की, इंसानों की खुशहाली, उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस कायम होती हैं और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स कायम होते हैं और मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस कायम होती हैं, उन ग्रुप्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को और उन एसोसिएशंस को जो है सिविल सोसाइटी का नाम दिया जाता है। और सिविल सोसाइटी के क़याम का बुनियादी मकसद ये है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द पब्लिक नीड्स बट ऑपरेट आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेट स्फीयर। अब ये जो सिविल सोसाइटी है ये देखें बहुत सारी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, गवर्नमेंटल एसोसिएशंस भी होती हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के जो हैं वो अदारे कायम हैं। तो जो सिविल सोसाइटी है वो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मुश्तमिल है और गवर्नमेंट ने भी जो है अपने मुख्तलिफ फ़रज़ सर अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ एसोसिएशंस बना रखी होती हैं। लेकिन जो सिविल सोसाइटी होती है वो आप यूँ समझ लें कि वो प्राइवेट एसोसिएशंस पर मुश्तमिल होती है, उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होती हैं। जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं होती। यानी सिविल सोसाइटी जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशंस और नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो जो गवर्नमेंटल ग्रुप्स होते हैं, गवर्नमेंटल जो एसोसिएशंस होती हैं, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं होते। सिविल सोसाइटी जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशंस या ग्रुप्स के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट आगे जी रेड लाइन पढ़ते हैं। द मोस्ट recognizable actor in civil society are non-governmental organizations। तो जो सिविल सोसाइटी है उसमें मुख्तलिफ एक्टर्स काम करते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर है सिविल सोसाइटी का वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम उर्फ़ आम में NGOs कहते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये सिविल सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टर हैं, ऑपरेटिंग एट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो ये जो NGOs होती हैं ये लोकल लेवल के ऊपर भी काम कर रही होती हैं, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी, नेशनल लेवल के ऊपर भी, इवन के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये एनजीओज़ जो है काम कर रही होती हैं। तो अब देखा जाएगा कि अगर कोई मामला जो है वो लोकल लेवल का है तो उसमें लोकल लेवल की एनजीओज़ जो है वो शामिल हो जाएंगी। अगर कोई मामला इंटरनेशनल लेवल का है तो उसमें इंटरनेशनल लेवल की जो एनजीओज़ हैं वो शामिल हो जाती हैं और उस मुतलका मामले को, उस मसले को हल करने की कोशिश करती हैं और उस मसले से रिलेटेड जो लोग होते हैं जिनसे मुतल्लक वो इशू होता है उनको जो है फैसिलिटेट करने की कोशिश करती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि मुख्तलिफ़ तंजीमों और मुख्तलिफ़ ग्रोहों की तरफ से ज़ाती तौर पे जो है लोगों को फैसिलिटेट करने का जो काम है वो सिविल सोसाइटी जो है वो सर अंजाम देती है। नेक्स्ट सिविल सोसाइटी के हवाले से ही बात है। सिविल सोसाइटी क्या है? एग्जांपल्स ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड। तो जो सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो सकती हैं? यानी सिविल जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो ग्रुप्स एंड एसोसिएशन जो है वो सोशल भी हो सकते हैं, वो इकनॉमिक भी हो सकते हैं, वो कल्चरल हो सकते हैं और उनका ताल्लुक जो है वो मज़हब के साथ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि सिविल सोसाइटी जिन ग्रुप्स और जिन ऑर्गेनाइजेशंस या जिन एसोसिएशंस के ऊपर मुश्तमिल होती है वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं और वो कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं। उसमें जो चंद एग्जांपल जो हैं वो दी गई हैं। नंबर 1 है चर्च एंड अदर फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिविल सोसाइटी के अंदर जो है जो ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती हैं उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है चर्च। चर्च से मुराद यहाँ यूँ ले लें कि मजहबी अदारा। तो वो मुसलमानों के नज़दीक वो मस्जिद हो सकता है या कोई दरगाह हो सकती है। इस तरह हर मज़हब के जो मानने वाले लोग हैं उनकी कोई ना कोई मजहबी इबादत गाहें होती हैं। तो वो जो हैं वो यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस रखती हैं या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या उनको रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो चर्च एंड अदर फेथ यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बुनियाद जो है किसी फेथ के ऊपर हो, किसी मज़हब के ऊपर हो, किसी मजहबी आइडियालॉजी के ऊपर हो। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और सिविल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पर मुश्तमिल होती हैं तो सिविल सोसाइटी जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मुश्तमिल होती है उसमें चर्च, मस्जिद, मंदिर और दीगर जो मुख्तलिफ मज़ाहब की इबादत गाहें हैं और इससे रिलेटेड जो अदारे हैं वो भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 2 पे आ जाइएगा ऑनलाइन ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया कम्युनिटी। तो जो सिविल सोसाइटी है उसमें ऑनलाइन जो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ये दौर है। तो ऑनलाइन ग्रुप्स मुख्तलिफ बने हुए हैं। मुख्तलिफ जो है वो आपने फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो ग्रुप्स बनाए होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर जो है वो अपने इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, अपने मामलात को शेयर करते हैं और एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में जो है ये जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं और ये जो सोशल मीडिया कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं ये भी जो है वो सिविल सोसाइटी का ही दर्जा हासिल कर लेते हैं। नंबर 3 पे आ जाइएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस एंड अदर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस। तो एनजीओ जो सिविल सोसाइटी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टर है वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशंस। तो इसमें गैर हुकूमती जो अदारे होते हैं और जो गैर मुनाफा बख्श अदारे होते हैं यानी आप इसको यूँ समझ लें कि फ़लाही तंजीमें जो होती हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है ईदी ट्रस्ट है और इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन है। तो ये क्या है? ये नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशंस हैं, ये वेलफेयर एसोसिएशन है। ये अवाम के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए या उनकी वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जब आवाम के ऊपर कोई मुश्किल पेश आती है तो ये उनको उस मुश्किल में निकालने के लिए जो है ये अपनी सर्विसेज देती हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ मदारस जो हैं ये भी जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में ही शामिल होती हैं। तो ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनका तल्लुक एजुकेशन के साथ हो सकता है, इनका तल्लुक हेल्थ के साथ हो सकता है, इनका तल्लुक इवन के सिक्योरिटी के साथ हो सकता है या किसी भी छोटे लेवल के ऊपर रोज़गार की सहूलतें फ़राहम करने से इनका तल्लुक हो सकता है। तो ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये मुख्तलिफ मकासद के लिए लोगों को जो है फैसिलिटेट करती हैं और उनके जो मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने के लिए जो है ये उनके साथ तावन करती हैं। तो ये जो सिविल सोसाइटी है ये इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट है यूनियन एंड अदर कलेक्टिव बारगेनिंग ग्रुप्स। तो इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जो है
मुख्तलिफ यूनियंस कायम होती हैं, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो कायम होती हैं, और मुख्तलिफ बारगेनिंग ग्रुप्स कायम होते हैं, तो वो भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। और इसमें लास्ट है कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव एसोसिएशंस। तो इसमें देखें बात सारी एक ही है, नाम मुख्तलिफ आ रखे हैं, तो सारी जो तंजीमें हैं, सारी जो NGOs होती हैं वो कलेक्टिव होती हैं, वो मुश्तरका मफादात के लिए होती हैं, वो अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए होती हैं। तो मुआशरे के अंदर जो है मुख्तलिफ कलेक्टिव एसोसिएशंस भी, यानी इज्तमाई मफाद आमा के लिए भी एसोसिएशंस कायम होती हैं, और कुछ कोऑपरेटिव कारपोरेटिव जो हैं वो कारपोरेटिव्स होती हैं। जैसा कि ये जो कारपोरेशंस होती हैं ये रिलेटिंग टू ए लार्ज कम्युनिटी आर ग्रुप, ये किसी लार्ज कम्युनिटी से या किसी बड़े ग्रुप से इनका ताल्लुक़ होता है, और ये लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से जो है फैसिलिटेट कर रही होती हैं। तो ये जो है वो सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस पर मुश्तमिल होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में हमने ये लिस्ट है वो अभी देखी है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी होती है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? रेसिप्रोसिटी, यानी इसका एक फीचर है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी से क्या मुराद है, आइए देखते हैं। रेसिप्रोसिटी अकर्स व्हेन पीपल वर्क टुगेदर। रेसिप्रोसिटी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद वन एंड अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी लोग जो हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ज़ाती इज्तमाई मफाद के लिए, बाहमी मफाद के लिए या बाहमी सहूलत के लिए जो है वो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। यानी एक शख्स कुछ चीज़ें दूसरे शख्स को पेश करता है और दूसरा शख्स जो है वो पहले शख्स को पेश करेगा, तो ये जो है वो रेसिप्रोसिटी कहलाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद वन एंड अदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो सोसाइटी के अंदर जो है, सोसाइटी के जो फीचर्स हैं उसमें नंबर 1 पे आ जाएगा रेसिप्रोसिटी, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज करते हैं ताकि दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो सकें, और दूसरे जो है जब उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसको भी जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। दोबारा देखिएगा, रेसिप्रोसिटी अकर्स व्हेन पीपल वर्क टुगेदर। तो इसमें जो है वो ग्रुप वर्किंग का होना बहुत ज़रूरी है, लोगों का मिलजुल कर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसी सूरत में ये फ़ीचर जो है वो डेवलप होगा जब लोग कलेक्टिव लाइफ गुजारते हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करते हैं। एक्सचेंज द आइडियाज़, इसमें वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, किसी इशू के बारे में, किसी मसले के बारे में, कोई डिबेट हो रही है सोसाइटी के अंदर तो उसके बारे में वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही हो तो उसके बारे में अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं। तो ये काम जो है वो सिविल सोसाइटी जो है वो सर अंजाम देती है। एंड रिसोर्सेज, और यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी हो सकता है और एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों का एक्सचेंज हो सकता है। एंड कोलैबोरेट ऑन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दैट्स द पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। इसके अलावा जो है उनके दरमियान, यानी जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन पाई जाती है, यानी बाहमी तावन पाया जाता है, और वो इकट्ठे मिलजुल कर जो है काम करते हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। यानी अगर उन्हें किसी कन्फ्लिक्ट का सामना हो, किसी प्रॉब्लम का, किसी इशू का सामना हो, तो वो मिलजुल कर काम करके उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस इशू के ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं, या उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रेसिप्रोसिटी में आ जाती हैं। अब नंबर 2 पे आ जाइएगा। नंबर 2 पे आ जाता है जी कॉमनवेल्थ। तो जो सिविल सोसाइटी है उसके फीचर्स में से एक फ़ीचर जो है वो कॉमनवेल्थ जो है वो शुमार होता है। उसके बाद है जी पार्टिसिपेटरी। तो सिविल सोसाइटी जो है पार्टिसिपेटरी होती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करती है। जस्टिस प्रोवाइड करना जो है इसके बुनियादी मकसद में शामिल है। सिविल सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कायम होती हैं, मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस कायम होती हैं, तो उनका एक मकसद जो है वो अफराद मुआशरा को, इंडिविजुअल्स को जस्टिस प्रोवाइड करना होता है। और उसके बाद क्या है जी, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। तो जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं या दीगर ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो उन रिसोर्सेज को जो है अवाम के
इज्तमाही मफाद के लिए, इज्तमाही बेहतरी के लिए, कॉमन गुड के लिए जो है उनको इस्तेमाल में लाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद है एसोसिएशन स्कैम करना और सॉवरेनिटी जो है, उसके अलावा इक्वलिटी जो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फीचर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी में शामिल हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। द टर्म सिविल सोसाइटी रेफर्स टू ए वाइड रेंज ऑफ नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट एंड वॉलंटरी ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो सिविल सोसाइटी है, ये बात पहले हो चुकी है, एक नए अंदाज से बात दोबारा हो रखी है। सिविल सोसाइटी जो है रेफर्स टू ए वाइड रेंज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिविल सोसाइटी जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पर मुश्तमिल होती है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर वेलफेयर एसोसिएशन, जैसा मैंने कहा कि ईदी ट्रस्ट है, इसके अलावा जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन है पाकिस्तान के अंदर जो है। तो ये जो तंजीमें हैं, जो वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें होती हैं, उन्होंने अपनी जो है कोई ना कोई वेलफेयर एसोसिएशन लाजमी तौर पे जो है वो कैम कर रखी होती है। वो लोगों को मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर फैसिलिटेट करते हैं। कुदरती आफ़ात के अंदर जो है ये तंजीमें जो हैं वो लोगों को जो है फैसिलिटेट करती हैं। इवन के कुछ लोगों ने लोकल लेवल के ऊपर जो है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिज़ाइन कर रखी होती हैं। गली मोहल्ले के अंदर भी आपको इस तरह की एसोसिएशन मिल जाती हैं जो उस मोहल्ले के मसाइल को हल करने के लिए, उस मोहल्ले के लोगों को कोई सहूलत फ़राहम करने के लिए या उनकी किसी मुश्किल के ऊपर मुश्किल को हल करने के लिए जो है वो काम कर रही होती हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी और नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं। इसके अलावा वो वॉलंटरी ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन होती है, रज़ा कराना तौर पे काम करती हैं। वो उसके बदले में, वो अपनी सर्विसेज के बदले में वो उन लोगों से कोई पैसा वसूल नहीं करती, कोई मुआवजा वसूल नहीं करती जिन लोगों को वो सर्विसेज दे रही होती हैं। जैसा मैंने कहा कि ईदी ट्रस्ट है, तो ईदी ट्रस्ट की सर्विसेज हम सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी सर्विसेज हैं। तो जिन लोगों को वो सर्विसेज देता है ईदी ट्रस्ट जो है, उन सर्विसेज के बदले में उनसे कोई वो मुआवजा वसूल नहीं करता। इस तरह अल खिदमत फाउंडेशन है, तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है जब मुख्तलिफ लोगों को सर्विसेज देती है तो उसके बदले में वो उनसे कोई मुआवजा वसूल नहीं करते। जब कुदरती आफ़ात आती हैं और कोई इशू होता है तो सर्विसेज के अंदर उनसे मुआवजा जो है वसूल नहीं किया जाएगा। रज़ा कराना तौर के ऊपर जो है वो लोग जो है वो इसमें काम कर रहे होते हैं। एज़ वेल एज़ सोशल मूवमेंट्स। और फिर क्या होता है कि माशरे के अंदर मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते रहते हैं। उन मसाइल का तल्लुक़ रियासत के साथ हो सकता है, उन मसाइल का तल्लुक़ हुकूमत की पॉलिसीज़ के साथ हो सकता है। हुकूमत वक्तन फ़क्तन जो लॉ मेकिंग करती रहती है, बाज़ औक़ात अवाम उस कानून से मुतमईन नहीं होते और फिर उस कानून को बदलने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट्स चला देते हैं। किसी सोशल ईवल को जो है वो ख़त्म करने के लिए सोसाइटी के अंदर बेशुमार सोशल ईवल्स होती हैं, अखलाकी बुराइयाँ होती हैं, समाजी बुराइयाँ हैं। तो बाज़ का जो है लोग उन समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, कोई मूवमेंट चलाते हैं ताकि उस समाजी जो बुराई है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये सारी जो तंजीमें होंगी ये रज़ा कराना तौर पे जो है काम करेंगी और ये नॉन प्रॉफिटेबल जो है वो होती हैं। थ्रू विच पीपल ऑर्गेनाइज टू परस्यू शेड इंटरेस्ट। अब इन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से लोगों के जो इज्तमाही मफादात होते हैं, वो मफादात जिनका तल्लुक़ इज्तमाही तौर पे तमाम लोगों के साथ होता है, तो ये तंजीमें जो हैं उन मफादात को परस्यू करती हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करती हैं और उन मसाइल को हल करने की भी कोशिश करती हैं। तो इंटरेस्ट को और वैल्यूज़ को, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स इन पब्लिक लाइफ। तो अवाम की जो इज्तमाही ज़िंदगी है उसके अंदर ये जो तंजीमें होती हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट को वाच करती हैं, उनकी वैल्यूज़ को जो है वो प्रमोट करती हैं और मुख्तलिफ जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये उनको भी जो है वो गेन करने की कोशिश जो है वो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्लाइड है। अकॉर्डिंग टू यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जो मेंबर्स होती हैं वो स्टेट बनती हैं और हर रियासत की गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी जो है नुमाइंदगी करती है। तो उसको जो है वो हम नहीं कह सकते कि ये सिविल सोसाइटी में शामिल होती है। सिविल सोसाइटी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शामिल होती हैं? जो नॉन गवर्नमेंटल होती हैं, गैर हुकूमती होती हैं, प्राइवेट होती हैं, जो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स होते हैं, सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, तो वो इसमें शामिल होती हैं। यूएनओ की तरफ से सिविल सोसाइटी की
का मफहूम बयान किया गया है। सिविल सोसाइटी इज़ द थर्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो इसको सोसाइटी का तीसरा बड़ा सेक्टर जो है कहा जाता है, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट एंड बिजनेस। यानी सोसाइटी के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जिस तरह एक सेक्टर को आप गवर्नमेंट कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं। तो ये सिविल सोसाइटी जो है ये इस मुआशरे का एक बड़ा तीसरा अहम जो है वो सेक्टर है। इट कंप्राइजेस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस। तो जो सिविल सोसाइटी होती है ये एनजीओस के ऊपर मुश्तमिल होती है, और जो सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं या वो सोशल हो सकती हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल होंगी, वो किसी भी नेचर की हो सकती हैं। तो ये जो सिविल सोसाइटी है उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास अहम पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, यानी सिविल सोसाइटी कौन से अज्जा पर जो है मुश्तमिल होती है। सिविल सोसाइटी, ये बात पहले हो चुकी है मुख्तलिफ अंदाज से, यहाँ हम एक और अंदाज से बात कर रखे हैं। सिविल सोसाइटी का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हर मुआशरे के अंदर जो है, हर सोसाइटी के अंदर कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कायम होती हैं। ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये प्राइवेट तौर पे जो है काम कर रही होती हैं, और इनका जो दायरा कार होता है वो लोकल भी हो सकता है, वो नेशनल लेवल का भी हो सकता है, और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं, यानी उनका दायरा कार पूरी दुनिया तक वसी होता है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो दे रही होती हैं। जिस तरह रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो दायरा कार है वो पूरी दुनिया तक वसी है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो दायरा कार है, उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मुख्तलिफ लेवल की होती है, लेकिन बहरहाल कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है, कोई भी रियासत ऐसी नहीं है जहाँ पे एनजीओस काम ना कर रखी हों। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मुख्तलिफ लेवल की होती हैं, और एक किस्म जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये मुख्तलिफ कम्युनिटी के जो अफराद हैं, मुख्तलिफ बरादरियों के जो लोग हैं, मुआशरे के मुख्तलिफ जो अफराद होते हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये उनके ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट आ जाएगी नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस भी काम कर रही हैं, प्राइवेट तजारती ग्रुप्स होते हैं, प्राइवेट मंडियाँ होती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइवेट तौर पे लोग कर रहे होते हैं। तो ये जो हैं ये जो सिविल सोसाइटी है उसके कंपोनेंट्स के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन जो हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्तलिफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो ठेकेदारी निज़ाम है, मुख्तलिफ लोग ठेके ले लेते हैं, लेबर उनके पास होती है, वो प्राइवेट मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लेबर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर बात होगी है, जो मजहबी अदारे हैं जैसे चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। तो मुख्तलिफ मज़ाहब के जितने भी मजहबी अदारे होते हैं जिनकी बुनियाद किसी अकीदे के ऊपर या किसी मजहबी नज़रिए के ऊपर रखी जाती है, तो वो भी जो है वो सिविल सोसाइटी के अदारे ही शुमार होते हैं, क्योंकि वो भी प्राइवेट होते हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं। नेक्स्ट है जी सिविल सोशल मूवमेंट्स। तो बाज़ का सोसाइटी के अंदर जो है इस तरह के इशूज़ सामने आते हैं कि उनको हल करने के लिए जो है मुख्तलिफ मूवमेंट्स चल पड़ती हैं, उनको हम सोशल मूवमेंट्स कहते हैं। वो सोसाइटी की तरफ से, मुख्तलिफ एनजीओज़ की तरफ से, मुख्तलिफ एसोसिएशंस की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। तो ऐसी जो एसोसिएशंस होंगी उनको सोशल मूवमेंट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स ग्रुप्स होते हैं, ये भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, ये प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स होते हैं। स्टूडेंट्स बाज़ अपने इश्यूज़ को हल करने के लिए, अपने मामलात को चलाने के लिए, या अपनी तालीम से मतलब जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती हैं उनको जो है प्रमोट करने के लिए वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहते हैं, या वो उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं ताकि लोगों को जो है वो एजुकेशन की बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम कर सकें। तो वो भी जो है वो सिविल सोसाइटी का एक अहम कंपोनेंट जो है वो शुमार होते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, हर प्रोफेशन जो है, जैसे टीचिंग एक प्रोफेशन है, हेल्थ जो है एक प्रोफेशन है, बिज़नेस है, वकला जो है उनका एक प्रोफेशन है। तो हर प्रोफेशन से
तल्लक रखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने प्रोफेशन से तल्लक रखने वाले लोगों के जो मसाइल हैं, उनके जो मामलात हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको उनके मामलात को चलाने के लिए जो है उन्होंने कोई ना कोई अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन बना रखी होती है। जैसे टीचर्स की एसोसिएशन है, प्रोफेसर्स की एसोसिएशन जिसको हम पेपला कहते हैं, पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन। तो हर जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, किसान एसोसिएशन अब जो है वो आ गई हैं, क्योंकि जब से हमारे यहाँ जो है वो किसानों के बारे में हुकूमत की पॉलिसियाँ सामने आई हैं तो किसान जो कि उससे नाखुश हैं, तो किसानों ने भी जो है अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ एसोसिएशन जो हैं या मुख्तलिफ़ प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बना रखे हैं। तो हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी कोई ना कोई एक एसोसिएशन बना रखी है। वुकला की बार्स हैं मुख्तलिफ़ जो हैं, तो ये जो है ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं और ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा जो है वो कंसीडर होंगी। फिर है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। नेचुरल सोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए भी मुख्तलिफ़ एनजीओज़ काम कर रही होती हैं। लोगों को हेल्थ केयर के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। लोगों को एजुकेट करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल और इकनॉमिक अवेयरनेस जो है वो प्रमोट करने के लिए भी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती हैं। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। तो मुख्तलिफ़ नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिविल सोसाइटी जो है पर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। हमारा एक अहम टॉपिक है कि सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के दरमियान जो है बेसिक रिलेशनशिप क्या है, बुनियादी तौर पर इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। तो आइए और ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह सिविल सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है और किस तरह डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सिविल सोसाइटी को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप के हवाले से जो है अभी हम बात कर रखे हैं। द कनेक्शन बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इज़ वेरी कम्प्लेक्स एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी जो है, जो जमहूरियत है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में क्या कहा गया है कि डेट्स वेरी कम्प्लेक्स। वो बड़ा पेचीदा है, बड़ा कम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें इस बात की निशानदेही करना कि ये मैटर जो है प्योर डेमोक्रेटिक है और गवर्नमेंटल है और ये मैटर जो है प्योर प्राइवेट है या इसका तल्लुक़ सिर्फ सिविल सोसाइटी के साथ है, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। और नेक्स्ट है जी म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो इसका एक अहम फीचर इसका ये है कि ये एक दूसरे के लिए बड़े बेनिफिशरी हैं। यानी सिविल सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है और जो डेमोक्रेसी है वो सिविल सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इस तरह जो है एक दूसरे के लिए ये बड़े बेनिफिशरी बन जाते हैं। ईच ऑफ देम सपोर्ट्स द अदर। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सिविल सोसाइटी जितनी ज़्यादा वेल अवेयर्ड होगी, मैच्योर होगी, उसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अवेयरनेस होगी, वो सिविलाइज्ड होगी, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो डेमोक्रेसी है, वो भी इतनी ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देगी। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे रखा है तो डेमोक्रेसी जो है बेसिकली है क्या? डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है एक बेसिकली ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लोग होते हैं वो लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दोनों जो चीज़ें हैं सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी जो है इसका जो बुनियादी मकसद है वो ह्यूमन बीइंग्स को, इंडिविजुअल्स को फैसिलिटेट करना है, उसकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाना है, उसके लिए बेहतर इक़दामात करना है, बेहतर सहूलतें फ़राहम करना है। तो दोनों किसके लिए काम कर रखे हैं? सिविल सोसाइटी भी इंडिविजुअल्स के लिए काम कर रखी है और डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल के लिए काम कर रखी है। तो दोनों का जो फोकस है वो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए सिविल सोसाइटी में और डेमोक्रेसी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पाई जाती है और ईच ऑफ देम सपोर्ट द अदर। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और डेमोक्रेसी जो है वो सिविल सोसाइटी को जो है प्रमोट करती है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और बात है, द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी
is a foundation for the effectiveness and stability of the democratic system. अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी, इज ए फाउंडेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के दरमियान जिस कदर ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगी और सिविल सोसाइटी को डेमोक्रेसी के ऊपर जिस कदर ज़्यादा इत्मीनान होगा और डेमोक्रेसी जो है उसको सिविल सोसाइटी के ऊपर जिस कदर ज़्यादा इत्मीनान होगा, तो क्या है, इससे होगा कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। अगर डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो या अवाम ये समझना शुरू कर दें, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये समझना शुरू कर दें कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा या ये अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गया है या ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है जो बेसिकली ये अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, बल्कि ये जो एलीट क्लास है ये तो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। तो जब अवाम को डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर इत्मीनान नहीं रहेगा तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नाकाम हो जाएगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा और ना ही बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकेगा। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इत्मीनान होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है सोसाइटी को इतना ज़्यादा डिलीवर करेगा, इतना ज़्यादा वो मौसर हो जाएगा और इतनी ज़्यादा माशरे के अंदर जो है स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगा, वहाँ पे जस्टिस होगा, इक्वलिटी आएगी और जो ह्यूमन बेसिक राइट्स हैं वो जो है उनकी प्रोटेक्शन जो है ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए जो है जहाँ पे दोनों अदारों के दरमियान कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हो, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो और दोनों के दरमियान जो है एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान जो है बहुत ज़्यादा होगा, तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मैच्योर होगा, इतना ज़्यादा स्टेबल होगा और इतनी उसकी वर्किंग इतनी ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, सिविल सोसाइटी एम्पावर सिटीजन्स। सिविल सोसाइटी करती क्या है? सिविल सोसाइटी एम्पावर सिटीजन्स। सिविल सोसाइटी सिटीजन्स को यानी इंडिविजुअल्स को, रियासत के शहरियों को, लोगों को एम्पावर करती है, इकोनॉमिकली एम्पावर करती है, सोशली एम्पावर करती है, पॉलिटिकली एम्पावर करती है, तो उनको ज़्यादा बाख्तियार बनाने की कोशिश करती है। डेमोक्रेसी बेसिकली क्या करती है? डेमोक्रेसी भी बेसिकली यही काम करती है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो किसके लिए काम कर रहा होता है? वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, रियासत के लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम कर रखा है। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि दोनों जो अदारे हैं, सिविल सोसाइटी और जो डेमोक्रेसी है, दोनों बेसिकली काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इंसान की, इंडिविजुअल की बेहतरी और तरक्की और उसकी खुशहाली के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए जो है ये दोनों अदारे जो हैं काम कर रखे हैं। अब जो सिविल सोसाइटी है जितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, इंडिविजुअल जो है उसको इतनी ज़्यादा सहूलतें मिलेगी और जो डेमोक्रेसी है वो जितनी ज़्यादा मैच्योर होगी, डेमोक्रेसी जो है जितनी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल होगी और जितनी ज़्यादा वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर रहकर काम कर रही होगी, तो उससे भी इंडिविजुअल को जो है फ़ायदा होगा। मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पूरा यूरोप उसमें शामिल है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो है बड़ी अट्रैक्शन है, बड़ी दिलकशी है वहाँ के ऊपर। और हमारा जो नौजवान है उसकी भी कोशिश यही है कि वो किसी न किसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में चला जाए। बेसिकली वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है? ऐसी ये चीज़ है कि वहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसने अपने जितने भी सोर्सेज हैं उसने इंसानों की तरक्की, इंसानों की बेहतरी, उनकी खुशहाली और उनके मसाइल के हल करने के ऊपर सर्फ कर दिए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि वहाँ का जो इंडिविजुअल है उसकी जो लाइफ है वो बड़ी जो है अट्रैक्टिव हो गई है। तो जब हम अपना कंपैरिजन यूरोपियन लोगों के साथ करते हैं, हम देखते हैं कि ये भी काम करते हैं, हम भी काम कर रखे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, ये बड़ी पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रखे हैं, इनको बड़ी आज़ादी है, इनको बड़े राइट्स इनको हासिल हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बेहतरी नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए या उससे फ़ायदा उठाने के लिए हमारा नौजवान भी जो है वहाँ पे जा रखा है। तो अगर डेमोक्रेसी जो है
वो डिलीवर करेगी अपने लोगों को, तो फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ जाएगी। और अगर सिविल सोसाइटी भी ये काम कर रही है तो उनकी ज़िंदगी के अंदर और बेहतरी हो सकती है। सिविल सोसाइटी बाज़-औक़ात एज़ ए प्रेशर ग्रुप भी काम कर रही होती है और वो स्टेट को या वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उससे डिमांड कर रही होती है कि इस शोबे के अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और सिविल सोसाइटी एक प्रेशर ग्रुप है, एक ताकत है और बाज़ का सिविल सोसाइटी अगर वो बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से जो है काम करे, तो वो हुकूमत को अवामी मफादात के मुताबिक कानून साज़ी करने के लिए मजबूर भी कर सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो ज़ाहिर करती हैं कि दोनों के दरमियान जो है वो बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप जो है पाया जाता है और दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ है और दोनों एक दूसरे के बगैर जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। दोबारा देखिएगा जी, सिविल सोसाइटी एम्पावर सिटीजन्स, प्रमोट्स ए गुड गवर्नेंस। तो सिविल सोसाइटी जो है वो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए भी एक बाकायदा अपना किरदार अदा करती है और इंस्टिल्स द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इसके साथ साथ जो है वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं, जो टॉलरेंस है, जो रवादारी है, बर्दाश्त है, जस्टिस है, इक्वलिटी है, ये सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। तो ये जो है वो लोगों के ज़हनों में ये बात जो है वो डालने की कोशिश करती है कि अगर आपने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो डेवलप करना है, तो आपको जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उनकी बात को सुनना होगा और उनकी बात का जवाब दलील से आपको देना है। आपने ताकत से उनका जवाब नहीं देना, उनकी बात का आपने जवाब जो है वो दलील से देना है। आपने रैशनलिज़्म को प्रमोट करना है, एक लिबरल सोसाइटी को प्रमोट करना है। तो इस तरह जो है उन जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करने में भी सिविल सोसाइटी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो सिविल सोसाइटी जितनी वेल मैच्योर्ड होगी, वेल डिसिप्लिन्ड होगी, तो उस माशरे के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनकी प्रमोशन भी इतनी बेहतर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिविल सोसाइटी जो है और जो डेमोक्रेसी है उनके दरमियान रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो इसमें से कुछ पॉइंट हैं जिससे ये पता चलता है कि सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के अंदर जो है रिलेशनशिप क्या है। डेमोक्रेसी फास्टर्स सिविल सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या करती है? डेमोक्रेसी जो है वो सिविल सोसाइटी को इनकरेज करती है, उसकी हौसला अफजाई करती है, उसको वो फैसिलिटेट करती है। तो इस तरह जो है सिविल डेमोक्रेसी काम कर रही है फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये सिविल सोसाइटी क्या करेगी? फास्टर द सिविल डेमोक्रेसी जो है वो फास्टर द सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी को इनकरेज करती है, उसको प्रमोट करती है और इस तरह जो है एक बेहतर सिविल सोसाइटी जो है वो आवाम को डिलीवर करने की पोजीशन पे जो है आ जाती है। नंबर 2 है सिविल सोसाइटी बॉल्स्टर्स डेमोक्रेसी। बॉल्स्टर्स होता है तक़वियत देना, किसी को एम्पावर करना। तो जो सिविल सोसाइटी होती है, ये बात पहले हम कर रहे थे कि ये बॉल्स्टर्स डेमोक्रेसी ये जमहूरियत को मजबूत करती है, जमहूरियत को स्टेबल करती है और जमहूरियत के अंदर जो है स्टेबिलिटी लेके आती है और इससे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसकी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस देता है और जितनी ज़्यादा उसकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी वो लोगों को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो जो सिविल सोसाइटी है वो बॉल्स्टर कर रही है डेमोक्रेसी को और जो डेमोक्रेसी है वो फास्टर कर रही है सिविल सोसाइटी को। तो आप देखें कि दोनों दायरे जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। यही जो है रिलेशनशिप है बिटवीन ए सिविल सोसाइटी एंड ए डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है जी प्रमोशन ऑफ सिविल पार्टिसिपेशन। लोगों की सियासी मामलात के अंदर शिरकत, वोट कास्ट करना, इलेक्शन में हिस्सा लेना, इलेक्शन कंपेन करना, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों को के ऊपर तनकीद करना और गवर्नमेंट को की पॉलिसियों के ऊपर ना सिर्फ तनकीद करना बल्कि उसको जो है वो अच्छे मशवरे भी देना और पब्लिक ओपिनियन को डेवलप करना, ये क्या है? ये पार्टिसिपेशन है। और जो सिविल सोसाइटी होती है वो इस पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ NGOs काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपने वोट कास्ट करना है। आपने ना सिर्फ खुद वोट कास्ट करना है बल्कि बाकी लोगों को भी आपने वोट कास्ट करने के लिए जो है वो पाबंद करना है। तो इस तरह जो है सिविल सोसाइटी जो है वो काम करती है फॉर द प्रमोशन ऑफ
डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आ जाएगी जी चेक्स एंड बैलेंस। तो सिविल सोसाइटी का दोनों के दरमियान क्या है, ये एक चेक एंड बैलेंस भी है। यानी ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है सिविल सोसाइटी की तरफ से एक चेक होता है कि जहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है या डेमोक्रेसी जो है वो अपने अख्तियार से तजावज़ करती है या अवाम को इग्नोर करती है या जो अवाम का जो इंटरेस्ट है उसके ख़िलाफ़ काम करती है, तो सिविल सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रेशराइज़ करती है, उसके ऊपर तनकीद करती है और उसको मजबूर करती है कि वो अपनी जो तवज्जो है उसका रुख जो है वो अवाम की तरफ करे और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे। और जहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है वो जो है वो कोई ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाई जाती है। देखिए मुख्तलिफ़ NGOs जो हैं उनके मुख्तलिफ़ एजेंडे होते हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के भी एजेंडे मुख्तलिफ़ होते हैं। तो बाज़ जो है उनके जो होते हैं ना इंटरनल एजेंडा जो है खुफिया एजेंडा जो होता है वो बाज़ लोगों के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन ज़ाहरी तौर पे वो किसी गुड पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर खाते जो हैं वो कोई ना कोई रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, कोई लोगों के रवैयों को चेंज करने के लिए, लोगों के जो थॉट्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सिविल सोसाइटी के ऊपर भी नज़र रखती है और जहाँ उसको पता चलता है कि ये जो NGOs हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं, ये बेसिकली अवाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और अवाम को जो है वो ये राय रास्त से हटाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्रमोशन ऑफ डायलॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है डायलॉग जो है वो एक अब यूँ समझ लें कि जो डायलॉग है वो डेमोक्रेसी की रूह है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो डायलॉग हो सकता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थाट के जो लोग होते हैं वो डायलॉग करते हैं, वो मुकालमा करते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने पेश करते हैं और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े तहम्मुल के साथ बड़ी टॉलरेंस के साथ जो है वो सुनते हैं और फिर उसका कोई ना कोई काउंटर जवाब जो है देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जो है डायलॉग को भी प्रमोशन मिलती है। ये जो डायलॉग का जो कल्चर है ये जितना ज़्यादा मैच्योर होगा, जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा और जितना ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड होगा, तो डेमोक्रेसी जो है इतनी ज़्यादा जो है मजबूत होगी, इतनी ज़्यादा मुस्तहकम होगी। तो बेसिकली ये जो डायलॉग में क्या होता है कि आपने दूसरे की राय को भी सुनना होता है, राइट टू डिसएग्री को जो है वो आपने एक्सेप्ट करना होता है। तो इस तरह जो है मुआशरा जो है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जी ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर लीडरशिप। तो दोनों जो हैं NGOs में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। तो यही लोग जो हैं जब किसी NGOs को चलाते हैं, किसी सोशल ग्रुप को चला रहे होते हैं, किसी एसोसिएशन को चला रहे होते हैं, तो इन एसोसिएशन का, इन NGOs का जो नेटवर्क है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी होता है। बहुत सारी NGOs, बहुत सारी एसोसिएशन और बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो बैनुल-अक़वामी हैं, इंटरनेशनल हैं। उनकी हदूद पूरी दुनिया तक फैली हुई हैं। तो वहाँ से वो ट्रेनिंग जब लेते हैं और किस तरह मामलात को चलाना है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इस तरह वो बाज़ का जो है वो कोई सियासी किरदार अदा करने के भी काबिल हो जाते हैं और वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह जो है जो डेमोक्रेसी होती है वो भी जो है वो लीडरशिप को प्रमोट करती है लोकल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, फिर नेशनल लेवल के ऊपर वो लीडरशिप को प्रमोट कर रही होती है। बार-बार इलेक्शन हो रहे होते हैं, नए-नए लोग जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं, तो वो भी लीडरशिप को प्रमोट कर रही होती है। तो इस तरह जो है दोनों जो इदारे जो हैं यानी डेमोक्रेसी और जो सिविल सोसाइटी है, दोनों मिलकर जो है मुआशरे के अंदर अच्छी लीडरशिप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुहिब वतन भी होती है, ज़िम्मेदार भी होती है, उनको काम करने का तजर्बा भी होता है कि किस तरह लोगों को किस तरह जो है फैसिलिटेट करना है, तो इस हवाले से वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिविल सोसाइटी लिमिट्स एंड कंट्रोल द स्टेट पावर। देखें जो सिविल सोसाइटी है जैसा कि मैंने कहा कि बाज़ का वो एज ए प्रेशर ग्रुप भी काम कर रही होती है। पाकिस्तान में कई मौक़ों के ऊपर ऐसी नौबत आई है कि हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाज किया गया है, यानी मुख्तलिफ आर्गनाइजेशंस की तरफ से एहतजाज किया गया है। अवामी सतह पे तो होता ही है, तो आर्गनाइजेशंस भी जो हैं वो भी एहतजाज करती रही हैं। दुनिया भर के अंदर जो है
ये चीज़ें पाई जाती हैं। और जब कभी रियासत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे फैसले आते हैं, कोई ऐसे कवानीन बन जाते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती हैं जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अदारे हैं, वो ये समझते हैं ये मुल्क और कौम दोनों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो सिविल सोसाइटी जो है वो क्या करती है कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसका जो गलत इस्तेमाल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसको लिमिट्स के अंदर रखने की कोशिश करती है ताकि वो मनमर्जी ना करे और आइन और कानून की हदूद में रहकर जो है वो काम करे। नेक्स्ट है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो बेसिकली जमहूरियत भी गुड गवर्नेंस कायम करना चाहती है और जो सिविल सोसाइटी है उसका भी यही मकसद होता है। तो दोनों दायरे मिलकर जो है गुड गवर्नेंस जो है उसको कायम करने और उसको प्रमोट करने की जो है कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है एडवोकेसी फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो सिविल सोसाइटी जो है मुख्तलिफ डिमांड्स वक्तन फ़क्तन करती रहती है। वो अपनी डिमांड्स को अमली शक्ल देने के लिए जो है वो बाज़-औक़ात एहतजाज का भी सहारा लेती है। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर अपने प्रोग्राम पेश करते हैं और वो मुख्तलिफ जलसे और जुलूसों का भी इहतमाम करते हैं और अखबारात में भी आर्टिकल्स लिखते हैं और इसके ज़रिए जो है वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं उनको भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और ऐसी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हैं जिससे एक जमहूरी कल्चर जो है उसकी प्रमोशन होती है, जमहूरी कल्चर डेवलप होता है और जमहूरी कल्चर जब डेवलप होगा तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलतें मिलेंगी और इंडिविजुअल्स के लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन मेकिंग जो है और पॉलिसी मेकिंग जो है और लॉ मेकिंग जो है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच और आज हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। इस वीडियो के बारे में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा और अगर आप जो है इसके ऊपर कमेंट करेंगे और कमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वहीं पे जो है उसका जो है वो जवाब देने की कोशिश की जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।